हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है ऑटो इम्यून डिसीजेज, या फिर अपन कहते हैं इसे ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, इसके अलावा आज के लेक्चर में अपन समझेंगे इम्यून टॉलरेंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यून टॉलरेंस। और इसके बाद लास्ट में अपन देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिसीजेज का एग्जाम्पल, जो कि है SLE। इसके ऊपर एग्जाम में कई दफ़ा क्वेश्चन आता है, तो ऐसे अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी के बारे में कि भाई ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है। देखिए, जनरली क्या होता है कि अपनी जो बॉडी है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन सेल, फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो बॉडी का नहीं है, बॉडी के बाहर से आया और बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसके टुवर्ड्स इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन यही इम्यून रिस्पॉन्स अगर प्रोड्यूस होने लगे अगेंस्ट दी सेल्फ एंटीजन, मतलब बॉडी का ही एंटीजन हो, बॉडी की ही सेल हो, उसके अगेंस्ट अगर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने लगे तो उसे अपन ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह कंडीशन हमेशा पैथोजेनिक ही होगी? क्या यह हमेशा पैथोजेनिक होगी? क्या हाँ या ना? नहीं, इट इज नॉट ऑलवेज पैथोजेनिक। हो सकता है कि इससे टिश्यू डैमेज हो सकता है इससे टिश्यू डैमेज ना हो, यानी कि पैथोजेनिक हो भी सकती है तो नहीं भी हो सकती। लेकिन सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट अगर इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, और इसकी वजह से होने वाली डिजीजेस को अपन ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक और आता है, दैट इज द इम्यून टॉलरेंस। इंपॉर्टेंट टर्म है। कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इम्यून टॉलरेंस और ऑटो इम्यूनिटी है क्या। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि भाई अपन मेडिकल कॉलेज के अंदर है, और मेडिकल कॉलेज में कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने को पसंद नहीं आते, उनकी हरकतें अपने को बहुत इरिटेट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन जाके सीधा उनके चमाट लगा के आ जाते हैं, नहीं। अपन एक टॉलरेंस लेवल रखते हैं कि वो कुछ भी हरकत कर रहे हैं, अपन कुछ नहीं, इग्नोर मारते हैं उनको। वो कुछ भी बकवास कर रहे हैं, अपन देखते छोड़ो यार, कौन दिमाग लगाए। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो बंदा अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है, ही क्रॉसेस द लिमिट, और अपने को भी फिर गुस्सा आता है और अपन जाके उसके थप्पड़ मार के आ जाते हैं। तो यही चीज अपना इम्यून सिस्टम कर रहा है। अपने इम्यून सिस्टम का भी एक टॉलरेंस लेवल है, एक टॉलरेंस लेवल है। भाई वो देखता है कि मेरा खुद का ही एंटीजन है, सेल्फ एंटीजन है, हरकतें कर रहा है। अपन भी देखते हैं, हमारी बैच का बंदा है, हरकतें कर रहा है, क्यों दिमाग लगाए। तो अपना इम्यून सिस्टम उसको इग्नोर करता है। ठीक है भाई, तू कर कल जो कर रहा है कर। लेकिन एक दिन आता है जिस दिन सेल्फ एंटीजन अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है, और अब इम्यून सिस्टम अपने ही एंटीजन के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे ही ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। इसे ही ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। यानी कि ऑटो इम्यूनिटी एंड इम्यून टॉलरेंस आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। इम्यून टॉलरेंस इज द अपोजिट फिनोमिना टू ऑटो इम्यूनिटी। समझ आई चीज? अब डेफिनेशन क्या देंगे, ये तो अपन एग्जांपल से समझा। एक्चुअल में इम्यून टॉलरेंस की डेफिनेशन ये होगी कि भाई अपना जो इम्यून सिस्टम है या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो ऑटो एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज तो कर पा रहा है, उसको दिख रहा है कि हाँ भाई ये गड़बड़ कर रहा है, लेकिन वो उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यानी कि अनरिस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है। अनरिस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है, इसे अपन इम्यून टॉलरेंस कहते हैं। समझ आई चीज? अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं अब आपको कि इम्यून टॉलरेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो 3 जनरल प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करता है। 3 जनरल प्रोसेसेस। चलिए, पहला प्रोसेस अपन कह रहे हैं सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ सेल्फ एंटीजन। सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ सेल्फ एंटीजन। दूसरा प्रोसेस है जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। और तीसरा प्रोसेस है ऑल्टर्ड इम्यूनो इम्यूनो रेगुलेटरी कंट्रोल। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ सेल्फ एंटीजन की। मतलब यह है कि अपनी बॉडी के अंदर कई ऐसी जगह होती है जहां तक अपना ब्लड, अपना लिम्फ पहुंच ही नहीं पाता। अगर एंटीजन ऐसी जगह प्रेजेंट है तो वो अपने इम्यून सिस्टम से क्या होगा? हिडन होगा, वो अपने इम्यून सिस्टम से पहचाना ही नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई। एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई, अगर यहाँ पे ऐसा कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो अपना ब्लड वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, अपना लिम्फ वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा। दैट इज एक्चुअली दी सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ सेल्फ एंटीजन, कि भाई एंटीजन जो है वो हिडन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। अब देखिए, ये जो सेल्फ टॉलरेंस है वो 2 तरीके का होता है। एक तो सेंट्रल टॉलरेंस होता है, एक पेरिफेरल टॉलरेंस होता है। दोनों का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अपन सबको पता है कि मेनली अपने अंदर जो लिम्फोइड सेल्स होती है वो 2 तरीके की होती है। एक बी सेल्स होती है तो एक टी सेल्स होती है। ठीक है, अपने को ये पता है कि जो बी सेल्स होती है उनका मैचुरेशन बोन मैरो के अंदर होता है, तो टी सेल्स का मैचुरेशन थाइमस के अंदर होता है। ठीक है, कि भाई सपोज ये अपन कह रहे हैं कि अपना बोन मैरो मान लो, ठीक है, और ये आप मान लो कि आपका थाइमस है। अब यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि भाई बी सेल्स का मैचुरेशन हो रहा है,
ये अपनी बी सेल्स है जो मैच्योर होगी। लेकिन क्या सारी की सारी सेल्स मैच्योर हो जाएगी क्या? नहीं। कुछ सेल्स ऐसी होती है जो कि हाईली रिएक्टिव सेल्स होती है। सपोज ये कुछ सेल्स है जो कि क्या है, हाईली रिएक्टिव सेल्स है। हाईली रिएक्टिव सेल्स होने का मतलब है कि ये सेल्फ एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, कर सकती है या करेगी। इसके अलावा जैसे आप मानियो कि ये थाइमस है, थाइमस के अंदर बहुत सारे टी सेल्स का मैच्योरेशन हो रहा है। अब इसमें से भी कुछ टी सेल्स होंगे, वो क्या होगी, हाईली रिएक्टिव होगी, हाईली रिएक्टिव होगी, जो कि सेल्फ एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट कर सकती है। तो बॉडी क्या करती है कि भाई ये जो हाईली रिएक्टिव सेल्स है, उनको पता है ये आगे जाके गड़बड़ कर सकती है, जबरदस्ती भाई सेल्फ एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करेगी और इंटरेक्ट करके बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए वो इन सेल्स को ही खत्म कर देते हैं, इन सेल्स को ही खत्म कर देते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज द अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस अपन पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो अपोप्टोसिस कर देगी इन सेल्स की। लेकिन अब सवाल उठता है कि सारी की सारी ऐसी हाईली रिएक्टिव सेल्स का अपोप्टोसिस हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं होगा। मतलब कुछ हाईली रिएक्टिव बी सेल्स, कुछ हाईली रिएक्टिव यहाँ पे बी सेल्स, यहाँ पे टी सेल्स, ये अपनी पेरिफेरल साइट पे जाएगी, पेरिफेरल साइट्स पे जाएगी। पेरिफेरल साइट्स जैसे कि लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, ब्लड हो गया, वहाँ पे जाएगी, हाँ या ना? अब वहाँ पे चल तो जाएगी। अब वहाँ पे जाने के बाद में ये सेल्फ एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट ना करे, उसके लिए बॉडी ने डेवलप करा है पेरिफेरल टॉलरेंस। पेरिफेरल टॉलरेंस मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई अगर ये यहाँ तक पहुँच भी गई, ये सेल्स हाईली रिएक्टिव सेल्स, तो या तो फिर अपन देखें कि इन सेल्स का क्या कर दिया जाएगा, फंक्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया जाएगा। फंक्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया जाएगा, जिसे कहते हैं एनर्जी। ए है, ई नहीं है, ANERGY, दैट इज द एनर्जी। फंक्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया जाए। दूसरा हो सकता है कि भाई पेरिफेरल साइट्स पे इन सेल्स का डिलीशन कर दिया जाए, और डिलीशन होगा तो वो होगा अपोप्टोसिस से, अपोप्टोसिस से। और तीसरा हो सकता है कि या फिर कुछ एंटीजन्स जो होते हैं वो इतनी लो कंसंट्रेशन में होते हैं कि भाई ये हाईली रिएक्टिव सेल्स भी इनको पहचान ही नहीं पाएगी, उन्हें रिकग्नाइज ही नहीं कर पाएगी, यानी कि इग्नोरेंस। क्या बोला? इग्नोरेंस। तो ये क्या है? पेरिफेरल टॉलरेंस है। लेकिन जो ऊपर वाला अपन ने देखा था कि भाई सोर्स पे ही सेल्स को खत्म कर देने का, ऐसी हाईली रिएक्टिव सेल्स को सोर्स पे ही खत्म कर देने का। बी सेल्स है तो बोन मैरो पे ही खत्म कर देने का, और अगर टी सेल्स है तो थाइमस पे ही खत्म कर देने का। दैट इज कॉल्ड एज दी सेंट्रल टॉलरेंस। दैट इज कॉल्ड एज दी सेंट्रल टॉलरेंस। समझ आई चीज? चलो अब अपन पढ़ रहे हैं ऑल्टर्ड इम्यूनो रेगुलेटरी कंट्रोल। अब देखो फर्स्ट लेक्चर जो अपन ने इम्यूनोपैथोलॉजी के चैप्टर में देखा था, अपन ने कहा था टी सेल्स मेनली 3 तरीके की होती है। एक तो टी हेल्पर सेल्स होती है, एक टी सप्रेसर सेल्स होती है, और एक अपन ने कहा था ट्रैक सेल्स। ये जो ट्रैक सेल्स होती है वो रेगुलेटरी टी सेल्स होती है। क्या होती है? रेगुलेटरी टी सेल्स होती है, जो कि टी सेल्स की एक्टिविटीज को रेगुलेट करके रखती है, इनको लिमिट में करके रखती है। क्यों ऐसा? ताकि ये जो सेल्स है वो सेल्फ एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट ना करे, खुद की बॉडी को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसको रेगुलेट करने का काम ट्रैक सेल्स करती है। लेकिन कभी कभी ये जो ट्रैक सेल्स होती है, इनके फंक्शन का डाउन रेगुलेशन हो जाता है। डाउन रेगुलेशन हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन साइटोकाइंस, जैसे कि इंटरल्यूकिन 4 हो गया, इंटरल्यूकिन 10 हो गया, TGF बीटा यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा हो गया। और अब ट्रैक सेल्स का डाउन रेगुलेशन हो गया, यानी कि ये जो रेगुलेशन था वो नहीं हो पाएगा, और अब ये जो टी सेल्स है वो सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट ही इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर देंगे, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज दी ऑटो इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपना जो इम्यून टॉलरेंस था, इम्यून टॉलरेंस था, वो ब्रेक हो गया है, वो ब्रेक हो गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि अपनी ट्रैक सेल्स जो है उसका डाउन रेगुलेशन हो गया। ये अपन ने पूरा मैकेनिज्म समझा इम्यून टॉलरेंस का। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ ऑटो इम्यून डिसीजेस। अब अपने को पता चल गया कि भाई इम्यून टॉलरेंस का ब्रेकडाउन कब होगा और उसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसीजेस होती है। तो कुछ एग्जांपल्स अपन समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिसीजेस यानी कि सिस्टमिक डिसीजेस, और यहाँ पे कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीजेस देखने को मिल रही है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं वैसी ऑटो इम्यून डिसीजेस जिसको मीडिएट करेगा आपकी एंटीबॉडीज या फिर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे भी अपन बात कर रहे हैं एंटीबॉडीज और इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएट कर रहे हैं, बट ये ऑर्गन स्पेसिफिक है, ये ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक है। यहाँ पे अपन बात करेंगे ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिसीजेस जिसका मीडिएशन टी सेल्स कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन बात करेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिसीजेस जिनका मीडिएशन टी सेल्स कर रही है। एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है SLE, दैट इज द सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, जो अभी अपन लेक्चर में आगे पढ़ेंगे कि तो इतना तो अपने को पता चल रहा है कि ये कैसी कंडीशन है, ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक है, और इसको मीडिएट कौन करेगा? ऑटो एंटीबॉडीज और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है वो इसको मीडिएट करेंगे। एक और एग्जांपल जो याद रख सकते हो वो वैगनर्स ग्रैनुलोमैटोसिस। ठीक है, अब देखिए ये तो ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक में एंटीबॉडीज जो मीडिएट करी उसकी बात करी। टी सेल्स मीडिएट करी कि उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस,
इसके अलावा सिस्टमिक स्क्लेरोसिस जिसे स्क्लेरोडर्मा कहा जाता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज, ये इसमें बहुत सारी डिजीजेस अपन जब सिस्टमिक पैथो पढ़ेंगे ना, सिस्टमिक पैथो पढ़ेंगे वहाँ पे अपन समझेंगे, अभी नहीं, बाद में समझेंगे। अब देखिए ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीजेस जिसका मीडिएशन एंटीबॉडीज और इम्यून कॉम्प्लेक्स कर रही है, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया हिमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हिमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, माइस्थीनिया ग्रेविस ग्रेव्स डिजीज, हाशिमोटो थायराइडिटिस ये अपन सिस्टमिक पैथो के अंदर पढ़ेंगे, गुडपास्चर सिंड्रोम ये भी अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, ऑटो इम्यून ऑर्काइटिस, ये सब एग्जांपल्स है, याद रहे, अच्छी बात है, नहीं रहे कोई बड़ी बात नहीं है। और मीडिएटेड बाय टी सेल्स जो कि ऑर्गन स्पेसिफिक हो, एक तो है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, ये भी अपन सिस्टमिक पैथो में पढ़ेंगे, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये कुछ एग्जांपल्स है, एक एक दो दो एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ एग्जांपल्स की बात करी। अब भी अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है SLE, दैट इज द सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। तो स्टार्ट करते हैं वो, चलिए अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। देखिए एग्जाम के अंदर इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो शॉर्ट नोट आ सकता है। कैसा क्वेश्चन आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना आंसर लिख के आना है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए सबसे पहले अपन कह रहे हैं कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जो है वो अपन ने पहले ही कह दिया कि क्या है, ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक कंडीशन है। और इसके अलावा अपन कह रहे हैं ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये एक सिस्टमिक ऑटो इम्यून कंडीशन है, और सिस्टमिक ऑटो इम्यून कंडीशन का क्लासिकल एग्जाम्पल है SLE, ठीक है। इसके अलावा इसका मीडिएशन कौन कर रहा है, एंटीबॉडीज और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है वो इसको मीडिएट कर रहे हैं। अब एंटीबॉडीज अगर मीडिएट कर रहे हैं, मतलब एंटीबॉडी मीडिएशन का मतलब होता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो मेन रोल प्ले कर रही है। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब है कि बी सेल्स जो थे उनकी एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा हुई होगी, जिसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ होगा, ऑटो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ होगा, और उसकी वजह से SLE की कंडीशन देखने को मिली होगी, ठीक है। अब ये जो SLE की कंडीशन होती है इसके टोटल 2 फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। एक तो अपने को सिस्टमिक फॉर्म देखने को मिलता है, सिस्टमिक फॉर्म देखने को मिलता है, और सिस्टमिक फॉर्म को अपन डाइसेमिनेटेड फॉर्म भी कहते हैं, डाइसेमिनेटेड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि भाई ये अपने दूसरे ऑर्गन्स तक ट्रैवल करेगा, दूसरे ऑर्गन्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे किडनी में, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जॉइंट्स में, स्किन में है, ऐसी ऐसी जगहों पे देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सिस्टमिक या जो डाइसेमिनेटेड फॉर्म होती है इसके अंदर एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लीजन्स देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेमेटरी लीजन्स देखने को मिलते हैं। जो सेकंड चैप्टर अपन ने पढ़ा था वहां पे अपन ने एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वगैरह की बात करी थी। तो सिस्टमिक जो कंडीशन है वहां पे इन्फ्लेमेटरी लीजन्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक ऑटो एंटीबॉडीज अपने को देखने को मिलेगी, यानी कि न्यूक्लियस के जो एंटीजन है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी, साइटोप्लाज्म में जो एंटीजन होंगे उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी। दैट वाज अबाउट द सिस्टमिक और द डाइसेमिनेटेड फॉर्म। तो यही अगर अपन बात करें डिस्कॉइड फॉर्म की, तो देखिए डिस्कॉइड फॉर्म के अंदर स्किन लीजन्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेंगे, स्किन लीजन्स देखने को मिलेंगे। सिस्टमिक फॉर्म में इन्फ्लेमेटरी लीजन्स देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे स्किन लीजन्स देखने को मिल रहे हैं, और ये जो स्किन लीजन्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं और क्रॉनिक होते हैं, काफी लंबे टाइम तक रहेंगे, ठीक है। इतना समझ आया। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे व्हाट आर एक्चुअली द ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कि भाई किन फैक्टर्स की वजह से व्हाट आर एक्चुअली द कॉजेज ऑफ द SLE। तो देखिए एक्चुअल कॉजेज SLE के तो नहीं पता कि ऐसी क्या कंडीशन है जिसकी वजह से SLE की कंडीशन देखने को मिल रही है, वो अपने को नहीं पता, बट ये अपने को जरूर पता है कि जो ऑटो एंटीबॉडीज बन रही है वो किन रीजंस की वजह से बन रही है वो अपने को पता है। कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, पहला अपन कह रहे हैं जेनेटिक फैक्टर्स, दूसरा अपन कह रहे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, तीसरा अपन कह रहे हैं पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन ऑफ द बी सेल्स एंड द कंडीशन ऑफ हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया, ये अपन समझेंगे, और चौथा अपन कह रहे हैं कि न्यूक्लियस और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि DNA हो गया, RNA हो गया, इन सबके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बनती है, और अलग अलग एंटीबॉडीज की अपन बात करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स की। देखिए जेनेटिक फैक्टर्स में अपन कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्मिक एंटीजन के टुवर्ड्स ऑटो एंटीबॉडी डेवलप करनी है तो इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू क्लास सेकंड HLA जीन्स। बस यहाँ पे यही पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जेनेटिक फैक्टर्स में क्या है, इट विल बी एसोसिएटेड विद द क्लास सेकंड HLA जीन्स एंड द अर्ली कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जैसे कि C1q, C2 एंड C4, ये मेजर रोल प्ले करेंगे जिसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा अगेंस्ट द न्यूक्लियर एंड द साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। ये जेनेटिक फैक्टर्स हो गए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अपन कह रहे हैं कि कुछ ड्रग्स हो सकते हैं जैसे कि पेनिसिलामाइन डी हो सकता है, कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे कि EBV,
या फिर कुछ हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है बाहर से, तो उसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है, या यूवी लाइट के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है तो भी एसएलई की कंडीशन हो सकती है। दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट अपना बात कर रहे हैं कि भाई पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन होगा बी सेल्स का। पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि बी सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन एक स्पेसिफिक क्लोन के नंबर नहीं बढ़ रहे। डिफरेंट टाइप ऑफ बी सेल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोन्स ऑफ बी सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं। और अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि आईजीजी का नंबर ज़्यादा होगा, आईजीएम का नंबर ज़्यादा होगा, आईजीए का नंबर ज़्यादा होगा, तो ये एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बनेंगी। अगर एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया। हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया, ग्लोबुलिनीमिया। ठीक है कि भाई स्पेसिफिक टाइप ऑफ बी सेल का क्लोन नहीं बना है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोन्स बने हैं और लगातार नंबर बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उसे अपन हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया कह रहे हैं। यानी कि एंटीबॉडीज जो है वो एंटीजन स्पेसिफिक नहीं है, बी सेल्स के नंबर ज़्यादा है इसलिए एंटीबॉडी ज़्यादा बन रहे हैं, और अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो वो फिर खुद के सेल्फ एंटीजन से ही रिएक्ट करने लगेगी और बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगेंगे। नेक्स्ट अपना बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस या उसके कंपोनेंट जैसे कि डीएनए, आरएनए, इन सब के अगेंस्ट जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती है उसकी अपन बात कर रहे हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल आ सकते हैं जिसमें सबसे पहला एग्जांपल अपन देख रहे हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। इसको शॉर्ट में एना कहते हैं। क्या कहते हैं? एना कहते हैं। ठीक है, कोई हॉलीवुड हीरोइन का नाम नहीं है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जिसे एना कहते हैं, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई एना के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो एंटी न्यूक्लियर एंटी बॉडी है, नाम से पता चल रहा है कि न्यूक्लियर एंटीजन के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बन रही है दैट इज द एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ठीक है, अब ये डीएनए में भी बनता है, मतलब डीएनए के अगेंस्ट भी बनता है तो आरएनए के अगेंस्ट भी बनता है। ठीक है, एसएलई के लगभग 98% केसेस के अंदर एना देखने को मिलता है। 98% केसेस के अंदर एना देखने को मिलेगा, इसलिए इसे एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट यूज भी लिया जाता है। अब ये एमसीक्यू बन सकता है या वाइवा में पूछा जा सकता है कि एसएलई के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट आप किसको यूज में लेंगे, तो एना को यूज में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना बात कर रहे हैं कि भाई एंटीबॉडी बन रही है टू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओनली। अभी ऊपर अपन ने क्या देखा कि भाई एंटीबॉडी बन रही है अगेंस्ट द न्यूक्लियस जिसमें डीएनए आरएनए दोनों आ गया। अब सिर्फ अगर अपन देखें डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है, उससे अपन कहेंगे एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडी। और ये एसएलई के लगभग 70% केसेस में देखने को मिलता है एंड इट इज द मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर द एसएलई। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है, मतलब और दूसरी कंडीशंस में देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ यही इसी कंडीशन में देखने को मिलेगी। तीसरा अपन कह रहे हैं एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, ठीक है, अब ये जो एंटी स्मिथ एंटीबॉडी है वो एक्चुअल में स्मिथ एंटीजन के अगेंस्ट बनता है एंड स्मिथ एंटीजन राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का पार्ट होता है और ये भी आपके एसएलई के लिए स्पेसिफिक होता है और लगभग 25% केसेस ऑफ एसएलई में ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी के कुछ एंटीबॉडीज आ सकते हैं। इस साइड में आप देख सकते हो कि बाकी के कुछ एंटीबॉडीज में एंटी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन आ सकता है, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी आ सकता है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी आ सकता है, एंटी न्यूरोनल एंटीबॉडी आ सकता है। इतने नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जो 3 नाम मैंने बताए, एक तो आपको एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी टू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, 3 नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब ये तो अपन ने बात कर ली कि भाई एंटीबॉडी बनते हैं, लेकिन ये एंटीबॉडी बनते कैसे हैं, व्हाट इज एक्चुअली द मैकेनिज्म, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है। 4 प्रोसेसेस अपने को देखने को मिल सकते हैं। एक तो है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी की सेल्स होती है उनका एक्टिवेशन कर दे, इन्नेट इम्यूनिटी की सेल्स का एक्टिवेशन कर दे, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, इन सब का रोल आ जाए। ठीक है, दूसरा अपन कह रहे हैं कि एबनॉर्मल एक्टिवेशन कर दे अडेप्टिव इम्यूनिटी के पाथवेज का। अडेप्टिव इम्यूनिटी के जो पाथवेज हैं इनका एबनॉर्मल एक्टिवेशन कर दे, एबनॉर्मल एक्टिवेशन कर दे। मतलब अडेप्टिव इम्यूनिटी में अपन कह रहे हैं कि भाई सेल्युलर इम्यूनिटी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल्स आते हैं जिसमें एंटीबॉडीज बनते हैं। अगर एबनॉर्मल इसका एक्टिवेशन हो गया तो एंटीबॉडीज जरूरत से ज्यादा बनेंगे। वही पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन जो अपन ने बोला ऊपर, वही चीज है। तीसरा अपन कह रहे हैं कि भाई इनइफेक्टिव रेगुलेटरी इम्यून सेल्स हो, जो रेगुलेशन हो उसका ब्रेकडाउन हो जाए। अभी अपन ने ऊपर समझा था इम्यून टॉलरेंस की, जब अपन ने बात करी थी कि रेगुलेशन का ब्रेकडाउन हो जाए, ट्रैक सेल्स का ब्रेकडाउन हो जाए। अगर ट्रैक सेल्स का ब्रेकडाउन होगा तो टी सेल्स जो है उनका फंक्शन जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। टी सेल्स में टी हेल्पर सेल्स का भी फंक्शन जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, और टी हेल्पर सेल्स अपने को पता है बी सेल्स की हेल्प करते हैं फॉर द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो टी हेल्पर सेल्स ज्यादा ही हेल्प कर देंगे, ज्यादा ही हेल्प कर देंगे तो एंटीबॉडी भी ज्यादा ही बन जाएगी, तो रेगुलेशन ब्रेकडाउन हो जाए। चौथा प्रोसेस है कि जो अपोप्टोटिक सेल्स है या फिर जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है उनका क्लियरेंस ही ना हो, मतलब जो भी कच्चर पट्टी थी उसको निकाल नहीं पाए, वो कचरा इकट्ठा ही हो जाए, अपोप्टोटिक सेल्स इकट्ठी हो जाए, उनका क्लियरेंस सही से ना हो। ठीक है, और इन सब की वजह से क्या होगा, इन सब की वजह से इम्यूनोलॉजिक
टिश्यू इंजरी होगी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अपने को पता है इम्यूनोलॉजिक टिश्यू इंजरी का ही दूसरा नाम है हाइपर सेंसिटिविटी। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा एक्ट कर रहा है, वही हो रहा है चारों ही प्रोसेस, चाहे ऊपर के देखो, इनेट इम्यूनिटी ज़रूरत से ज़्यादा काम कर ले, अडेप्टिव इम्यूनिटी का एबनॉर्मल एक्टिवेशन हो जाए, रेगुलेशन ब्रेकडाउन हो जाए तो भी ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही है, क्लियरेंस ना हो पाए तब भी ऐसा ही होगा। तो सब कुछ कंडीशन मिला के हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स होगा और टिश्यू इंजरी होगी। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड कि एसएलई के अंदर कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व होती है। चार तरीके की अपन ने हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ी थी और एसएलई में दो इन्वॉल्व होती है, एक तो टाइप 2, एक होती है टाइप 3। ठीक है, एक तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व होगी, एक टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व होगी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होगा? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में होगा कि जो अपनी ब्लड सेल्स है इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी विल बी फॉर्म्ड अगेंस्ट द ब्लड सेल्स। लेकिन टाइप 3 जो होगा उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। और जनरली अपने को जो एसएलई के अंदर लीजन्स देखने को मिलते हैं, जितने भी लीजन्स देखने को मिलेंगे एसएलई की कंडीशन में, वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें भी सबसे कॉमन जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है वो डीएनए, और डीएनए के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है यानी कि एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, और अभी अपन ने ऊपर बोला था कि ये जो एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाली एंटीबॉडी होती है वो मोस्ट स्पेसिफिक होती है, क्योंकि ये जनरली एसएलई की कंडीशन में ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली मैकेनिज्म की कि भाई एंटीबॉडीज बन कैसे रहे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अपना जो एना था, एना एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो है, इसके कुछ इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न देखने को मिलते हैं। अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न जो है वो मेनली अपने को चार तरीके के देखने को मिलते हैं। अब ये राइट साइड भी देख लो आप फटाफट, कौन कौन से पैटर्न देखने को मिलते हैं। एक तो होमोजीनस पैटर्न देखने को मिलता है जिसे अपन डिफ्यूज न्यूक्लियर स्टेनिंग भी कहते हैं, एक पेरिफेरल स्टेनिंग हो सकता है, एक स्पेकल्ड स्टेनिंग पैटर्न हो सकता है, तो एक न्यूक्लियर पैटर्न हो सकता है। कब कौन सा देखने को मिलेगा ये अपन समझते हैं। देखिए, होमोजीनस पैटर्न जो होता है वो देखने को मिलेगा अगर एंटीबॉडी बन रही है अगेंस्ट द क्रोमेटिन, हिस्टोन एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अभी अपन ने ऊपर बोला कि अगर न्यूक्लियस के अगेंस्ट बने या डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अगेंस्ट बने, स्मिथ एंटीजन के अगेंस्ट बने कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के अगेंस्ट बने, तो किसके अगेंस्ट बन रहा है उसके बिहाफ पे अलग अलग तरीके के इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो क्रोमेटिन, हिस्टोन और डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अगेंस्ट बन रहा है तो होमोजीनस पैटर्न। अगर खाली डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अगेंस्ट देखने को मिल रहा है और एज अ रिम, दैट इज द पेरिफेरल स्टेनिंग। और सबसे कॉमन होता है स्पेकल्ड स्टेनिंग पैटर्न, जहां पे एंटीबॉडीज जो होती है वो बनती है अगेंस्ट द कंपोनेंट अदर देन द डीएनए। एग्जाम्पल के तौर पे एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज जो अपन ने बोली, वहां पे अपने को स्पेकल्ड स्टेनिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। और न्यूक्लियर पैटर्न के अंदर एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट द आरएनए। अब ये वाला एक डायग्राम देखो तुम, ये देखो अलग अलग एंटीबॉडीज तुम यहाँ पे देख पाओगे। ये होमोजीनस या डिफ्यूज न्यूक्लियर पैटर्न है, जहाँ पे क्या होगा कि भाई आपके जो एंटीबॉडीज बनी है वो क्रोमेटिन, हिस्टोन या डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अगेंस्ट बनेगी। तो आप देख सकते हो कि यह आपके होमोजीनस पैटर्न देखने को मिल रहा है। या आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें स्पॉटिंग के अंदर ये डायग्राम रखा जा सकता है। ये न्यूक्लियर पैटर्न देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पे आरएनए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है। और ये स्पेकल्ड पैटर्न है, जहाँ पे डीएनए के अलावा कोई कंपोनेंट हो, जैसे कि एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज वगैरह, वैसा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज द एली सेल फिनोमिनन। एली सेल फिनोमिनन वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने आप में इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है। अब एली सेल है क्या? एलई मतलब ल्यूपस एरिथमेटोसस, ल्यूपस एरिथमेटोसस। ठीक है जी, चल फटाफट बात करते हैं। इट इज एक्चुअली द फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द एसएलई। मतलब कोई पेशेंट है जिसके अंदर अगर एली सेल देखने को मिल रहा है तो एक तरीके का डायग्नोस्टिक टेस्ट है एसएलई के लिए। इसका प्रिंसिपल क्या है वो अपन समझते हैं। व्हाट इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ दिस फिनोमिनन? इसका प्रिंसिपल ये है कि जो अपना एना है, एना मैंने पहले ही बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। एना के ऊपर अपने आप में शॉर्ट नोट आ सकता है, पहले ही बोल दिया कि जो अपना एंटी न्यूक्लियर अपना एंटीबॉडी है वो सेल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। मतलब भाई सपोज ये अपना सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके एना बना है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बनी है। तो सपोज ये आपका न्यूक्लियस है और यह आपका एना है। ये जो एना है वो सेल के बाहर नहीं जा सकता। तो सेल के बाहर नहीं जा सकता तो ये क्या करेगा? ये भाई अपने करेगा कि भाई ये न्यूक्लियस से ही बाइंड कर देगा। जैसे ही न्यूक्लियस एक्सपोज्ड होगा, एना विल बाइंड टू द न्यूक्लियस, एना विल बाइंड टू द न्यूक्लियस। और इस बाइंडिंग की वजह से जो फॉर्मेशन हो रहा है उसे अपन कहते हैं एली बॉडी, या फिर अपन उसे कहते हैं हीमेटॉक्सिलिन बॉडी, हीमेटॉक्सिलिन बॉडी। ठीक है, या तो एली बॉडी कहेंगे या हीमेटॉक्सिलिन बॉडी कहेंगे, विच इज एक्चुअली द होमोजीनस मास ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल, जहाँ पे एना और न्यूक्लियस आपस में बाइंड करें। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भाई एली सेल कैसे बन रही है? ये तो एली बॉडी बना, एली सेल कैसे बन रहा है वो अपन समझते हैं। देखिए, अपने को पता है कि अपनी बॉडी के अंदर मेनली दो तरीके के फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। एक तो अपन कह रहे हैं कि न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है। एक अपनी मोनोसाइट होती है, और मोनोसाइट जो होती है वही जब टिश्यू में चल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मैक्रोफेजेस कहते हैं। बोथ आर द सेम थिंग,
बट डिफरेंट नेमिंग है। ब्लड में है तो मोनोसाइट है, टिश्यू में तो मैक्रोफेजेस है। ठीक है, अब देखो ये जो होमोजेनस मटेरियल अपन ने ऊपर बोला, यानी कि जो एली बॉडी अपन ने बोला, अगर इसका फैगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स कर रहे देन एली सेल इज फॉर्म, एली सेल्स इज फॉर्म, ल्यूपस एरिथमेटोसस सेल्स बनते। लेकिन यही अगर फैगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस कर रहे तो टार्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टार्ट सेल एंड एली सेल्स आर डिफरेंट थिंग्स, कि भाई एली बॉडी का या जो होमोजेनस मटेरियल है उसका फैगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स कर रहे हैं तो एली सेल बन रहे हैं, और अगर मैक्रोफेजेस कर रहे हैं तो टार्ट सेल बन रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एली सेल टेस्ट होता है वो लगभग 70% केसेस जो होते हैं एसएलई के, उसमें पॉजिटिव आता है कि किसी पेशेंट को एसएलई है तो उसके अंदर 70% चांसेस है कि भाई एली सेल फिनोमिनन देखने को मिलेगा, जहाँ पे न्यूट्रोफिल्स जो है वो एली बॉडी का अपन कह रहे हैं होमोजेनस मटेरियल का फैगोसाइटोसिस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है? क्या सवाल ये है, नहीं, इट इज़ नॉट ए स्पेसिफिक टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये बाकी कंडीशंस के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिल सकता है, पेनिसिलिन सेंसिटिविटी के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है, सेंसिटिविटी में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब देखो एक ये यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, एली सेल का डायग्राम है। ये वाइवा के अंदर वापस से वही है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके स्पॉटिंग में रखा जा सकता है और पूछा जाए कि भाई ये क्या है, तो आप सीधा लिख के आएंगे ये एली सेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी आपको रटनी ही पड़ेगी कि भाई प्रिंसिपल लीजन्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो आपको रीनल लीजन्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि किडनी के अंदर, वेस्कुलर लीजन्स देखने को मिल सकते हैं, क्यूटेनियस और कार्डियक लीजन्स देखने को मिल सकते हैं। और कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो सीरोसल लाइनिंग्स, लंग्स, सीएनएस और ब्लड वगैरह के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हिस्टोलॉजिकली अगर अपन देखें तो कैरेक्टरिस्टिक लीजन्स देखने को मिलता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के अंदर। तो अगर पूछा जाए कि भाई एसएलई में कौन सा नेक्रोसिस होता है तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है, इंपॉर्टेंट, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स, व्हाट कुड बी द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एसएलई कंडीशन। तो अपन कहेंगे एक तो ज़्यादातर केसेस में अपने को फटीग और माइल्जिया देखने को मिलता है, यू विल सी द कंडीशन ऑफ द फटीग एंड माइल्जिया। इसके अलावा सीवियर फॉर्म अगर एसएलई की हो जाती है तो उसके अंदर वेट लॉस देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, एनीमिया की कंडीशन होगी, और इसके अलावा ऑर्गन रिलेटेड मैनिफेस्टेशन होंगे, जिसमें सबसे कॉमन अपन कह रहे हैं रीनल फेलियर जो है वो सबसे कॉमन होता है। इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ द डेथ। सबसे कॉमनली डेथ जो हो रही है वो रीनल फेलियर की वजह से होती है। अब देखो क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं वो वुमेन के अंदर ज़्यादा कॉमन होते हैं और सेकंड एंड थर्ड डेकेड ऑफ लाइफ के अंदर ज़्यादा कॉमन होते हैं, और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू द मेल्स। ठीक है, अब कुछ कॉमन रीजंस हैं जिनके नाम आप अभी याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं भी रखो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप पैथो पढ़ेंगे ये नाम आते जाएंगे। जैसे कि अगर एसएलई की वजह से रीनल लीजन्स हो रहे हैं, तो उन्हें ल्यूपस नेफ्राइटिस कहा जाता है, ल्यूपस नेफ्राइटिस कहा जाता है, और इसकी टोटल 6 क्लासेस होती है। यही अगर ब्लड वेसल्स के लीजन्स है बिकॉज ऑफ द एसिडी तो उन्हें कहा जाता है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग वेस्क्यूलाइटिस। ठीक है, जो अपने सारे के सारे टिश्यू को अफेक्ट करते हैं, जनरली स्किन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यही अगर अपन देखें कि क्यूटेनियस लीजन्स देखने को मिले एसएलई के अंदर तो उसको कहा जाता है एरिथमेटोस इरप्शंस, और इनकी वजह से अपने को बटरफ्लाई एरिया देखने को मिलता है ऑन नोज एंड चिक्स पे क्या देखने को मिलेगा? बटरफ्लाई एरिया देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपने को कार्डियक रीजंस देखने को मिले तो उसको कहा जाता है लिबमन सेक्स एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, जहाँ पे अपने को वेजिटेशंस देखने को मिलेंगे अपने वॉल्व के अंदर। अब वेजिटेशंस वगैरह क्या होते हैं अपन हार्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूमेटिक हार्ट डिजीज अपन पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो ये नाम आपको याद रहे अच्छी बात है, नहीं रहे कोई बड़ी बात नहीं है, मेन जो चीज़ें ऐसे लिखी थी मैंने आपको बताई। ठीक है, सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थोड़ा लंबा लेक्चर था बट इंपॉर्टेंट था। सो नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।